रामस्वरूप साहू, बीएससी पार्ट सेकंड, मैथमेटिकल फिजिक्स, पेपर सेकंड। आपको ये आज टेंसर का अपन शुरुआत करते हैं, जिसे प्री दिस भी कहते हैं। मैं यहाँ मुख्य बात टेंसर शुरू करने से पहले ये दिखाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरीके से नोमेनक्लेचर चूज करना है, और यही कन्वेंशन है जो आप अगर दिमाग में बिठा लेंगे तो बहुत सरल है और इसमें आपको टेंशन में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ लिखा है निर्देशांक। आपके पास में अगर सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो तो उसमें एक्स वाई जेड लिखते हैं, और अगर पोलर कोऑर्डिनेट हो तो आर थीटा फाई लिखते हैं, और बेलनीकार हो तो रो फाई जेड लिखते हैं। आपके पास में यहाँ देखिए एन व्योमीय आकाश हमने माना है, जिसमें एन अंकों के समूह यानी कि एक्स और सबस्क्रिप्ट, इसको ये कहा है, ये मूर्धांक है, हिंदी में इसको मूर्धांक है, पर आप अंग्रेजी में इसको याद करें कि ये आपके पास में सबस्क्रिप्ट कहलाता है। और ये सबस्क्रिप्ट क्या कहलाता है एक्चुअली में, जो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितने भी जो ये साफ लिखा है कि अंकों के समूह को x1 यानी कि x की पावर नहीं बोल के इसको लिखना है, x सबस्क्रिप्ट या x ऊपर की ओर 1, x ऊपर की ओर 2, x ऊपर की ओर 3 और अप टू x ऊपर की ओर n, ये एक हमारे को समूह इन्होंने कहा है। तो दो विभिन्न तंत्रों में किसी बिंदु के निर्देशांक, जो आपके पास में दो निर्देश तंत्र, ये बेसिकली होता क्या है, ये टेंसर ये कम क्यों करना चाहते हैं, या जितनी भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है। हम सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप 3 वाला जानते हो, 4 वाला भी चलो अपन मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि इनके बीच में हम कहीं न कहीं कोई घटना हो रही है उसका पता लगा सके। भौतिकी यही कहती है कि सरल तरीके से आप किसी भौतिकी घटनाओं का पता लगा सकें। तो दो विभिन्न तंत्रों में किसी निर्देश बिंदु के निर्देशांक हैं, और ये निर्देशांक परस्पर या फंक्शनल संबंधों द्वारा संबंधित होते हैं। और दो विभिन्न निर्देश तंत्रों में किसी बिंदु के निर्देशांक, माना कि x1 ऊपर की ओर x है, तो अब मैं बार बार ऊपर नहीं बोलूंगा, x1 x2 और अप टू xn है जो प्रथम निर्देश तंत्र है। इसको आप s भी कह सकते हो क्योंकि ये s निर्देश तंत्र है। कई किताबों में लिखा हुआ है x कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दूसरे के लिए लिखा है x बार 1, x बार 2 और x बार n, यानी कि द्वितीय या s डैश या y कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कह रहे हैं कि किसी बिंदु के निर्देशांक है, तो बहुत बढ़िया है। कोई घटना होने वाली है, घटना किसी बिंदु पे होती है, उस बिंदु के निर्देशांक है। अब ये कह रहे हैं इनमें फंक्शनल संबंध है। तो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यही इसकी टेंसर की शुरुआत है, और ये जबरदस्त है। तो ये सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है, पर इसको ईमानदारी से अपन 5-7 बार करेंगे तो अपने को अच्छी तरह याद हो जाए। ये कह रहा है कि x1 बार, यानी कि मैंने संबंध लिखा, किसके अंदर लिखा, s डैश और s के अंदर, अर्थात s जो मेरी कोई फ्रेम ऑफ निर्देश तंत्र है उसके कोऑर्डिनेट x1 x2 xn है, और इनका कोई ना कोई फंक्शन होगा। जैसे अपन ये लिखते हैं किताबों में फंक्शन ऑफ x y और z, तो ठीक इसी प्रकार से कोई फंक्शन किस प्रकार का होगा, x² प्लस y² प्लस 2z²। ऐसे अपने पास में अपन कोई फंक्शन लिखते हैं, वेक्टर फंक्शन भी लिख सकते हैं और स्केलर फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ नया नाम आएगा कि किस प्रकार का टेंसर है, उस हिसाब से उसको वेक्टर कहा गया। किस प्रकार का अगर वो आपके पास में टेंसर है उसको हमने स्केलर का, तो वो आगे आएगा जब बताएंगे। पर अभी मुख्य रूप से आपको ट्रांसफॉर्मेशन ये जो इसने बताई है या फंक्शनल संबंध बताया, बेसिकली रूपांतरण ही है। अब देखिए दूसरा x बार n, यानी कि इन्होंने कहा सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के आपस में फंक्शनल संबंध है, जिनमें x बार n और आपके पास में ब्रैकेट है x1 x2 xn ब्रैकेट बंद। शॉर्ट में इसको कहा है कि इन सभी चीजों को k बराबर 1 to n लिख दो, तो x बार k इज इक्वल टू x बार k, इट इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 xn। अब ये क्या करें, संबंध फलनों को ये बात रखी है कि जो भी कोई रिलेशन है, जैसे अपन एक साधारण सा रिलेशन लेते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt। तो ये आपके पास में जो फंक्शन एक आपस में फंक्शनल रिलेशन कह दो या इसको कह दो ट्रांसफॉर्मेशन कह दो, ये भी अपने आप में इसी प्रकार की है। तो ये कह रहे हैं कि जो सम्बद्ध फलनों को एकल मानी, इसको अगर आप समाधान करेंगे तो ये कहें कि एकल मानी है, ये सतत है,
ये जो भी कोई बिंदु आएगा उन बिंदुओं को समझाती है। सतत अवकलज है, सतत अवकलज का मतलब वही आपके जो लिमिट वाला करते हो आप उसको सतत अवकलज की परिभाषा में लेते हैं अपन, या कंटिन्यूअस डिफरेंशियल कहते हैं। अगर हम मान लें, और ऐसा होता भी है, परंतु यहाँ इन्होंने कहा नहीं, आप एज्यूम कर लो एक बार, तो तब आपके पास में रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि इसकी विलोम, यानी कि आप क्या करते हो, विलोम शब्द से क्या मतलब, अगर x है तो x का अगर मैं मान लीजिए 1/x लिखता हूं तो इसको मैं क्या कहता हूं, विलोम। इसको मैंने क्या कहा, विलोम। तो यहाँ पे x बार के लिए x1, x2, x3 और xn ये एक अद्वितीय या यूनिक समुच्चय होगा। तब ये घटना, अगर ये घटनाएं घटती है उसके अंदर मैथमेटिकल, ये अगर ऑपरेटर अगर ऑपरेट करते हैं तो आपके पास में रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखना चाहते हो, उसके लिए ये आवश्यक है कि ये जो ऊपर जो लाइन लिखी है इसका ये यूनिक या एक स्पेशल या अद्वितीय समुच्चय होगा। तो एक्स के यानी कि आपके पास में आप रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखना चाहते हो, एक्स के इज इक्वल टू एक्स के, इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स बार 1, एक्स बार 2, एक्स बार n, जहां k बराबर 1 to n है। तो ये दो लाइनें जो आई है, ये दो लाइनें अपने इंपॉर्टेंट है। और आगे अपन टेंसर का मैं आपको कल दिखाऊंगा वीडियो बना के। एक निर्देश तंत्र S से दूसरे निर्देश तंत्र S में निर्देशांक रूपांतरण कहलाते हैं। तो ये आपको प्लीज आप इसको ध्यान से याद करें। अब इसी से अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास में है कोनिकर डेल्टा फंक्शन, यानी कि इसको मैंने फंक्शन शब्द बोला है, बिल्कुल ये फंक्शन है किसी एस निर्देश तंत्र में। मैंने यहाँ चला के लिख दिया कि एस निर्देश तंत्र है। तो आपके पास में डेल सबस्क्रिप्ट आई है और नीचे की ओर सुपर मतलब सुपर स्क्रिप्ट तो आई है और सबस्क्रिप्ट है जो जे है। तो ये कह रहे हैं कि इट इज 1 और इट इज आई इज इक्वल टू जे, इट इज 0 यदि इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसकी मैंने प्रॉपर्टीज इसलिए लिखी है कि थोड़ी सी अपनी आदत में आ जाए और थोड़ा सा अपना भय भी खुल जाए कि ये क्या बार बार आई जे लिखता है। यदि x1, x2, xn स्वतंत्र चर हैं, स्वतंत्र चर से सीधा सा मतलब है कि मैं अगर मान लीजिए चलता हूं तो मैं एक x कोऑर्डिनेट लेता हूं और एक y कोऑर्डिनेट लेता हूं, जमीन पे ऊपर वाला मैंने मान लो छोड़ दिया, एक पांव उठाते हैं जो, तो ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर किसी का प्रतिबंध नहीं है, किसी के द्वारा ये, तो उसी को स्वतंत्र। और भी कई चीजें स्वतंत्रता के पीछे। अब देखो ये जो लाइन लिखी है ये बड़ी जोरदार लाइन है और यही इस टेंसर एनालिसिस में काम की लाइन है। तो यहाँ सबसे पहले मैं नीचे वाले की बात करना चाहता हूँ। नीचे वाले की बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि ये चीज हमारे को अगर क्लियर हो जाए दिमाग से, तो देखो मैंने क्या किया कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास में ये जो डेल्टा आई जे है, इस डेल्टा आई जे के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसी के कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे अपन ने पहले पढ़ा वैसे ये एक फलन है, तो इसके फलन के अंदर आपस में संबंध है। तो ये कह रहा है कि अभी तो ये केवल और केवल उसी का ही कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना है एस का। तो एस के लिए क्या करा, एक्स डेल ऑफ एक्स जे के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, यानी कि ये बेसिकली दर है। जैसे बढ़िया ब्याज लेता है तो क्या कहता है कि मैं इतनी 2 रुपए सैकड़ा दर लगाऊंगा। तो मैंने इसलिए कहा है कि नीचे वाले को मैं वेटेज दे रहा हूँ। दूसरा, इसके अंदर जे मैंने ऊपर की ओर सबस्क्रिप्ट लिखा है, ऊपर की ओर सुपर स्क्रिप्ट लिखा है, वो का वो आपको क्या करना है, वो का वो ही आपको क्या करना है, ऊपर की ओर लिखना है। जैसे मैंने इसका सुपर स्क्रिप्ट आई लिखा है, तो डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे, तो आपके पास में डेल्टा आई डेल्टा जे आ जाएगा। और वो की वही ऊपर जो बात लिखी है वो की वही डेल्टा आई और जे इज इक्वल टू 1 है, अगर आई इज इक्वल टू जे है और बाकी जगह 0 है, डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 0। तो एक्स आई और जे स्वतंत्र हैं तभी ये सही है। अब ये कह रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी देखो, डेल्टा 1 1 डेल्टा 2 2, तो डेल्टा एन एन इज इक्वल टू 1, जो यहाँ दिख रहा है वो का वो यहाँ लिखा है। फिर कह रहा है डेल्टा 1 2, जैसे मैंने यहाँ 0 लिखा है तो आई जे इज नॉट इक्वल टू, तो 1 2 3 2, तो k और k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि अगर आपके पास में डेल्टा है सब सारे, और उस डेल्टा को अगर मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ एडिशन में, तो डेल्टा 1 1 डेल्टा 2 2 प्लस और डेल्टा एन एन इज इक्वल टू एन। ये कह रहा है, मैं ये लाइन जो कह रही है मैंने लिखी है चला के, एक इंपॉर्टेंट लाइन है। यही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने इसलिए लिखी है कि संयोगवश आपको ये ध्यान रहे कि ये लाइन बनती कैसे। बहुत सरल है ये लाइन बनना, क्योंकि आपने क्या किया, आई इज इक्वल टू जे कर दिया। तो आई इज इक्वल टू जे कर दिया तो आपके पास में डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा आई हो गया, तो ये हो गया 1। तो आपके पास में क्या हुआ, ये जो लाइन है इस लाइन के लिए आप क्या लिखोगे, डेल्टा आई आई मल्टीप्लीकेशन ए आई इज इक्वल टू 1 इंटू ए आई। बहुत सरल ये कन्वर्जन आपको आ गया। तो यही चीज है जो क्या है, देखो यहाँ 3 इंडिसेज है, 3 इंडिसेज का कन्वर्जन 1 में कर दिया। तो यही चीज है जो टेंसर कहता है। जब कई बार टेंसर मल्टीप्लिकेशन होंगे और होंगे, तो ये प्लीज आप थोड़ा सा इसको याद करें। फिर ये जैसे अपन विस्थापन लेते हैं, किसी 2 बिंदुओं के मध्य विस्थापन है,
तो उसको हमने कहा है अल्पांश ds है। तो ds है जो उन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का, आपके पास में मैंने मॉडुलस की जगह ये लिख दिया, वर्ग लिख दिया। तो यहाँ क्या करा है, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। इसको इसने कहा टेंस संकेत में लिखो तो dx1 स्क्वायर, dx2 स्क्वायर, dx3 स्क्वायर एडिशन है। अब यहाँ देखो डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी लिख दिया dx1 डॉट dx1 और प्लस का प्लस dx2 और डॉट dx2 और इसी प्रकार से तीसरा। अब इसको इसने क्या किया कि dx1 तो dxi dxj और इसी के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, डेल्टा ij कर दिया। तो डॉट प्रोडक्ट का आप ये जो करते आए वो एक दिशा में है और यहाँ बिना डॉट प्रोडक्ट के लिखते हैं, ये भी कन्वेंशन ले रखा है। तो यहाँ डेल्टा ij आपके आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो तब क्या होगा, यहाँ अगर ध्यान से करेंगे तो वो कि वही डेल्टा आई और डेल्टा आई को मैंने कहा डेल्टा 1 तो ये देखो कैसे सोल्व होगा, 1 और dx1 और dx1। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे तो dx1 मल्टीप्लीकेशन dx1, जहां आई और जे का मान 1 2 3 है। ये बहुत अच्छी लाइन है ये भी, कि के लिए नौपद प्राप्त होते हैं। जो नौके नौपद प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, पहले एक बार 1 1 कर दो सबको आई को, फिर एक बार आई को 2 कर दो, फिर आप आई को 3 कर दो। तो क्या हुआ कि जे तो बदलेगा ही 1 2 3, तो आपके पास में 3 हो गए टोटल। और फिर आप जे को बदल दीजिए तो आपके पास में टोटल 9 पद आएंगे, क्रॉस भी आएंगे इनके, जिनमें से i इज नॉट इक्वल टू जे होने पर डेल्टा आई जे के लिए 6 पदों का मान 0 या निरस्त कर दिए जाएंगे। तो उनमें से कितने बचेंगे, आपके पास में 3 ही बचेंगे। तो ये प्लीज आपको आज बताया और इसको आगे आप करेंगे। और नेक्स्ट टाइम कल मैं आपको कंट्रा और को टेंसर के ही संकेतों को समझाऊंगा और एग्जाम्पल बताऊंगा।